नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है औरत का तमाचा। रीतु सुबह सुबह अपने रसोई घर में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि सभी कामों को बड़ी ही जल्दी जल्दी से कर रही थी। सुबह का समय था और सुबह सुबह आलू के पराठे की खुशबू से पूरे घर में महक रहा था। साथ में हरे धनिये की चटनी जो उसके स्वाद को और बढ़ा रही थी। रीतु बड़ी तेजी से अपने हाथ को चलाती हुई नाश्ता बना रही थी कि तभी एक गुस्से भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। रीतु दौड़ी दौड़ी उस आवाज़ को सुनकर बाहर आई। उस आवाज़ से उसकी सांस तेज तेज चलने लगी थी। वह अपने हाथों को साफ करते हुए कमरे की तरफ दौड़ने लगी। उसके कमरे में जाने से पहले ही फिर से एक तेज गुस्से वाली आवाज़ उसे सुनाई दी। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? कब से चिल्ला रहा हूँ, क्या हो गया है? अभी आ रही हूँ, रीतु ने जवाब दिया। लेकिन उसकी आवाज़ में एक कपकपाहट थी। वह डरी हुई सी लग रही थी। डर की वजह से उसके माथे पर पसीना आ रहा था। तभी विवेक चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे आवाज़ लगाते ही मेरे सामने हाजिर हो जाया करो, लेकिन तुम हो कि जल्दी ही भूल जाती हो। इतना कहकर विवेक ने अपनी पैंट को रीतु के ऊपर फेंकते हुए कहा, मुझे आज ही पैंट पहन कर जानी थी, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी ध्यान ही नहीं है। देखो तो इस पर कैसा दाग लगा हुआ है। क्या तुमने इसे अच्छे से धोया नहीं है? अब मैं क्या करूं? रीतु कहने लगी, इसके जैसी एक और पैंट है, आप उसे पहन लीजिए। मैंने उसे प्रेस भी करके रखा है। मैं इस दाग को साफ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह साफ ही नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, अब मुझे दूसरी पैंट निकाल कर दे दो। ज़्यादा बात बनाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर विवेक बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। बाथरूम में जाते ही फिर चिल्लाने लगा, हे भगवान, बाथरूम में तो मेरा तौलिया भी नहीं है। पता नहीं किस बेवकूफ़ से पाला पड़ गया है। तुमने मेरा तौलिया क्यों नहीं रखा? जल्दी लेकर आओ, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। रीतु ने जल्दी जल्दी से विवेक को तौलिया भी पकड़ा दिया। रीतु, मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो तुम्हें इतनी छोटी छोटी सी बातें भी बोलनी पड़ती हैं। विवेक के गुस्से की वजह से रीतु बहुत घबरा जाती थी। जल्दी जल्दी से कामों को करने के चक्कर में कई बार उसे चोट भी लगती थी। आज भी उसका हाथ बड़ी ही तेजी से अलमारी के हैंडल में फंस गया था, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द भी हुआ, परंतु दर्द पर ध्यान ना देकर उसने अपने कामों में जुट गई। तभी उसका ध्यान उस पैंट की मोहरी पर गया, जो दूसरी पैंट उसने पहनने के लिए रखी थी। उस पैंट की मोहरी पर प्रेस करते हुए शायद प्रेस लग गई थी। फिर तो डर के मारे रीतु और भी ज्यादा कांपने लगी। हे भगवान, अब क्या होगा? रीतु के होठ डर के मारे भड़कने लगे थे। आते ही डर के मारे बुरी तरह से कांप रही थी। तभी विवेक भी बाथरूम से बाहर आ गया। जल्दी से मेरी पैंट दे दो, लेकिन रीतु तो चुपचाप खड़ी रही। विवेक ने फिर गुस्से से बोला, क्या तुम बहरी हो गई हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? जल्दी से मेरी पैंट दो। लेकिन रीतु कुछ बोल ही नहीं पाई थी। जब विवेक का ध्यान उस पैंट की मोहरी पर पड़ा तो वह आग बबूला हो गया। तुमने यह क्या कर दिया? मेरे पास तो यही एक ऐसी पैंट थी जिसे मैं आज पहन सकता था, लेकिन तुमने तो इसका भी सत्यानाश करके रखा हुआ है। हे भगवान, तुमने तो इससे शादी करके मेरी जिंदगी ही खराब कर दी है। रीतु बोली, मुझे माफ कर दो, यह मुझसे गलती से शायद हो गई थी, जो मुझे याद ही नहीं थी। सफाई देने की कोशिश मत करो। विवेक चिल्लाकर बोला, तुमसे तो एक भी काम ठीक से नहीं होता है। कमरे में शोरगुल की आवाज़ से रीतु की जेठानी भी दौड़ी दौड़ी आई। उसे तो मन ही मन बड़ा सुकून मिल रहा था और आकर कहने लगी, क्या हो गया है? सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रहे हो? देवर जी, मुझे बताइए ना, क्या बात हो गई है? जरा जरा सी बातों पर कितना गुस्सा करते हो।
तभी विवेक कहने लगा, आपको यह जरा सी बात लग रही है? देखो तो इसने मेरे सारे कपड़ों का क्या सत्यानाश कर दिया है। अब मैं मीटिंग में क्या पहन कर जाऊं? देवर जी, आपको तो पता ही है इस बेचारी को कोई काम अच्छे से आता ही नहीं है। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मैं तुमको दूसरी पैंट देती हूँ। मैंने तो तुमको पहले ही कहा था कि इससे शादी मत करो। मेरी बुआ की लड़की से शादी की होती तो आज तुम्हारी ऐसी दुर्दशा ना हुई होती। अब तुम ही भुगतो। जेठानी ने अपनी आंखें तिरछी करते हुए एक अलग ही अंदाज में बोला। उसकी बातों को सुनकर रीतू को बहुत बुरा लगा, जो रीतू के दिल में चुभ गया था। अब तो रीतू की आंखों में आंसू टपकने को आतुर हो रहे थे, लेकिन किसी तरह उसने अपने आंसुओं को छुपा रखा था। जब उसकी जेठानी बाहर चली गई तो रीतू ने बड़ी हिम्मत करके अपने मन की बात को कहने की कोशिश की। सुनो, आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों करते हो? मुझे पता है मुझसे गलती हो गई है, लेकिन आप मुझे यह बात आराम से भी बोल सकते हो। क्या जरा जरा सी बातों के लिए चिल्लाना जरूरी है? इतना कहने की देर थी कि विवेक तो रीतू की तरफ गुस्से से देखकर बोला, क्या कहा तुमने? इसमें भी मेरी ही गलती है? नहीं, मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रही हूँ। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि कहते कहते ही रीतू रुक गई, क्योंकि उसने देखा कि विवेक गुस्से से लाल पीला हो रहा था और बोला, क्या अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे तुम्हारे साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? इतना कहकर उसने रीतू को एक चांटा जड़ दिया। चांटे की झन्नाटेदार आवाज से रीतू सहम गई और रोने लगी। आप कैसे इंसान हो? क्या आपको मेरे ऊपर जरा सी भी दया नहीं आती है? आपने कितनी बेरहमी से मुझे थप्पड़ मार दिया है। आखिर मैं भी इंसान हूँ। अभी इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं है। रीतू की आवाज़ यह कहते कहते धीमी हो गई थी, लेकिन फिर भी विवेक का गुस्सा तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और बोला, अच्छा बताओ, अब क्या करोगी तुम? बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो। उसके बाद तो विवेक ने रीतू को मारना पीटना भी शुरू कर दिया। मारने पीटने की आवाज़ से पूरा कमरा गूंज रहा था। उसने बालों को भी पकड़कर बड़ी जोरों से खींचा, जिससे उसका सिर चकराने लगा। वह सदमे में आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू लगातार बहता जा रहे थे, फिर भी वह खामोश खड़ी हो गई। उनका 7 साल का बेटा अपनी माँ के साथ यह सब होता हुआ देख रहा था। उसे अपने पापा का ऐसा रूप देखकर डर लग रहा था, इसलिए वह दौड़कर अपनी माँ को लिपटकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, मम्मी, यहाँ से जल्दी बाहर चलो, वरना पापा आपको मार डालेंगे। और वह अपने पापा को भी कहने लगा, आप मम्मी को इतना क्यों मार रहे हो? मत मारो मेरी मम्मी को। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने में भी एक अजीब सी घबराहट और डर था। अपने बेटे के इतना कहने पर विवेक तो और भी बेकाबू हो गया और अपने छोटे से बेटे को भी बोला, आज मैं तुम्हें भी सही करूँगा। अपनी माँ की तरह तुम्हारी भी जबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। इतना कहकर जब वह अपने बेटे के ऊपर हाथ उठाने लगा तो रीतू ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अगर तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाया तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए मेरे बेटे को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर रीतू अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया। अब तो उसकी आंखों में भी गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह अपने आप को बहुत लाचार और बेबस महसूस कर रही थी। विवेक भी रीतू को उल्टी सीधी गालियां दे रहा था और फिर बड़बड़ाता हुआ दरवाजे को तेजी से पटक कर कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के लिए घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। रीतू वहीं पर बैठ गई और अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। तभी उनका 7 साल का बेटा अपनी मम्मी को कहने लगा, मम्मी, पापा आपके ऊपर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? लेकिन रीतू के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। वह अपने बेटे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका बेटा बहुत डर गया था। वह बड़ी ही देर तक अपनी मम्मी से चिपका रहा
अब तो रितु को अपने बीते दिनों की यादें ताजा हो गई थी। रितु एक बहुत अच्छी लड़की थी। वह बहुत सिंपल और संस्कारी थी और जब वह केवल 8 वर्ष की ही थी तभी उसके माता पिता उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। उसके चाचा चाची ने उसकी परवरिश की थी। उन लोगों को उससे कोई खास प्यार नहीं था। मजबूरी की वजह से उसका ध्यान रखने का दिखावा करते थे। रितु एक कंपनी में एक अच्छे पद पर लग गई थी, इसलिए उसके चाचा चाची उसके जल्दी ही शादी करके उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। विवेक सुरेंद्र जी का छोटा बेटा था। सुरेंद्र जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह भी अपने बेटे की शादी जल्दी ही करना चाहते थे। विवेक के पापा और रितु के चाचा एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। सुरेंद्र जी जब रितु के घर आए थे तो वह रितु को देखकर कहने लगे, मुझे आपकी बेटी अपने बेटे के लिए पसंद आ गई है, क्योंकि रितु अच्छी पढ़ी लिखी होने के साथ साथ सभी घर के कामों को भी करने में निपुण थी। सुरेंद्र जी, मैं अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांग लिया। रितु के चाचा भी इस शादी के लिए तुरंत तैयार हो गए, लेकिन दूसरी तरफ सुरेंद्र जी की बड़ी बहू अपनी बहन के साथ उसकी शादी करवाना चाहती थी। वह बहुत तेज और चालाक औरत थी, इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह तो यही चाहती थी कि उसके देवर की शादी उसकी बुआ की लड़की के साथ ही हो जाए, क्योंकि वह सभी के ऊपर अपना अधिकार बनाकर रखना चाहती थी। जब सुरेंद्र जी ने रिश्ते की बात घर वालों को बताई तो उनकी बड़ी बहू कहने लगी, देखिए पिताजी, रितु भले ही अच्छी लड़की होगी, लेकिन मेरी बहन जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी। और फिर हमारा देवर भी तो कितना पढ़ा लिखा है और कमाता भी कुछ ज़्यादा ही है। उसके लिए तो कोई करोड़ों में एक होनी चाहिए जो मेरी बहन हो सकती है, ना कि कोई और। इसलिए इस रिश्ते को करने से पहले एक बार सोच लीजिए। लेकिन सुरेंद्र जी को तो रितु बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने रितु को ही अपने घर की बहू बनाना पसंद किया। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से की गई, लेकिन शादी के बाद रितु को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि विवेक को उसकी नौकरी करना पसंद नहीं था। रितु ने सभी लोगों को हर तरह से खुश रखने की कोशिश की और घर को संभालने की भी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी उसके कामों में निकाल दी जाती थी। उसने अपनी जेठानी को भी हमेशा बड़ी बहन का आदर सम्मान दिया, लेकिन उसकी जेठानी तो हमेशा उसे जलती ही रहती थी और उसे एक आंख भी नहीं सुहाती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि रितु को घर के सभी लोग पसंद करें और उसे घर में मान सम्मान मिले। वह हमेशा ही रितु को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन की बात है, जब रितु अपने घर गई थी तो उसकी जेठानी उसके पति के पास आकर उसे भड़काने लगी। वह रोज रोज ऐसा करती रहती थी, जिससे विवेक भी सोच विचार करने लगा। उसके व्यवहार में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा और वह रितु के प्रति कठोर और रूखा होता चला गया। जरा जरा सी बातों पर उसे बातें सुनाने लगा, जरा जरा सी बातों पर डांटने लगा और कभी कभी तो उसके ऊपर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं रहता था। रितु को समझ नहीं आ रहा था कि विवेक ऐसा क्यों कर रहा है। उसके इस बदले हुए व्यवहार की वजह से परेशान होकर रितु ने एक दिन सासू माँ से कहा, माँ जी, पता नहीं विवेक को क्या हो गया है, जरा जरा सी बातों पर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन उसकी सासू माँ ने उसे ऐसा जवाब दिया कि वह तो हैरान हो गई थी। देखो रितु, ये छोटी मोटी बातें तो सभी में होती ही रहती हैं और तुम दोनों के बीच की बातों को दूसरे तक लाना ठीक नहीं है। अपनी प्रॉब्लम को तुम्हें खुद ही सुलझाना होगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसके ससुर सब कुछ समझ रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को भी समझाया, लेकिन वह तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं था। सुरेंद्र जी पहले से ही थोड़ा बीमार रहते थे और एक दिन अचानक से ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से वह चल बसे थे। अचानक से वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके बाद तो विवेक को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। उसे तो कुछ भी करने की पूरी आज़ादी मिल गई थी। लगभग 2 साल के बाद उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। रितु ने सोचा कि अब तो विवेक बदल जाएंगे, लेकिन उसका सोचना बिल्कुल गलत था। अब तो विवेक और भी ज़्यादा आवारा हो गया था। वह रोज रोज शराब पीकर आने लगा था।
घर में आते ही पूरे घर में शराब की बदबू फैल जाती थी। रीतू पूरा दिन घर के कामों को करती और अपने बेटे को भी संभालती थी, लेकिन किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन रीतू कहने लगी, आप जल्दी घर आ जाया करो और यह शराब पीना छोड़ दो। कम से कम अपने बेटे का तो ख्याल करो। हिम्मत जुटाते हुए रीतू ने एक दिन बोल ही दिया तो विवेक चिल्लाता हुआ बोला, किस बात का ख्याल करूं? मैं पूरा दिन कितनी मेहनत करता हूं, इस घर को चलाता हूं। तुम क्या करती हो? बस रोटी ही तो बनाती होती हो और बच्चे को भी तो संभालती हो। तुझे तो मेरे ऊपर गर्व करना चाहिए। मैं तुम्हारे खर्च उठाता हूँ, तुम मेरे पैसों पर ऐश करती हो और मुझे ही सुनाती हो। और अब मुझे तुम बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इतना कहकर विवेक ने पास में रखा हुआ एक फ्लावर पॉट को जमीन पर दे मारा। रीतू फिर चुपचाप रोते रोते सो गई। अगले दिन रीतू किचन में खाना बना रही थी कि तभी उसकी जेठानी उसे जाकर कहने लगी, रीतू क्या रात को कुछ हुआ था? रीतू ने कहा, नहीं कुछ भी नहीं। इतना कहकर वह अपने काम में लग गई। उसकी जेठानी फिर से व्यंग करती हुई बोली, मैंने तो पहले ही कहा था तुम इस घर के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। ना अपने घर को संभाल सकती हो और ना ही अपने पति को। तो रीतू कहने लगी, देखो भाभी, आपको हमारे बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आप अपने काम से काम रखिए। क्या कहा तुमने? परेशान? परेशान तो तुमने मेरे प्यारे देवर को कर दिया है। तुम्हारी वजह से उसकी ज़िंदगी खराब हो गई है। इतना कहकर उसकी जेठानी खाना लेकर बाहर चली गई। अब तो रीतू का सब्र टूटने लगा था, लेकिन वह करती भी तो क्या करती। उसके सुनने वाला उस घर में कोई नहीं था। फिर उसने अपने मायके जाने का फैसला किया और अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली गई। उसे लगा था कि उसके अपने घर में कुछ तसल्ली मिलेगी, लेकिन उसका सोचना वहाँ भी गलत था। उसके चाचा चाची ने भी उल्टा उसे ही सुना दिया और कहा, देखो बेटी, छोटी मोटी बातें तो सभी के घरों में होती ही रहती हैं। कभी कभार गुस्से में आवाज़ ऊंची भी हो जाती है, पर इसका यह मतलब नहीं कि बात को इतना बढ़ा दो कि संभालना मुश्किल ही हो जाए। शादी ब्याह कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है जो जब मन भर जाए तो खेलना छोड़ दो। सभी फर्ज निभाना तुम्ही जिम्मेदारी बनती है। और वैसे भी लड़कियों का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है, ना कि उसका मायका। अब अगर तुम लड़ाई झगड़ा करके यहाँ आकर बैठ जाओगी तो लोग हमारे बारे में कैसी कैसी बातें बनाएंगे। समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी। कैसे भी करके अपने घर गृहस्थी को संभालना होगा। अब तो रीतू समझ गई थी कि उसकी तरफ से बोलने वाला कोई भी नहीं है। उसे अपने आप ही अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा। अब तो रीतू का धैर्य जवाब देने लगा था। उसने कहा, लेकिन अब मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। तो उसके चाचा चाची गुस्से में बोले, बस करो रीतू, हम कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम हो कि समझने का नाम ही नहीं ले रही हो। सुबह होते ही अपने घर चली जाना। अब और बहस करने की ज़रूरत नहीं है। यह सब तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहे हैं। सोच समझ कर कदम उठाना। रीतू को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी टपक रहे थे। उसके दिल में बहुत दर्द छुपा था, लेकिन उस दर्द को समझने वाला कोई भी नहीं था। अगले दिन रीतू अपनी ससुराल वापस आ गई। घर आते ही उसकी जेठानी बोली, आ गई महारानी जी, क्या तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हें रखने से मना कर दिया है? एक भी दिन रख नहीं पाई, बड़ी गई थी अपने मायके। रीतू ने कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसके मुंह लगना दीवार में सिर फोड़ने जैसा है। उसके बाद तो रीतू के साथ और भी ज़्यादा बुरा होने लगा था, क्योंकि विवेक और उसकी जेठानी को पता चल गया था कि उसके मायके में भी उसके साथ कोई नहीं है, इसलिए जो चाहे रीतू के साथ व्यवहार कर सकते हैं। अब तो हर रोज़ विवेक शराब पी कर आने लगा था और जानबूझकर रीतू को सुनाता था और अपमानित करता रहता था। अब तो किसी के सामने उसे गाली गलौज करने से पीछे भी नहीं हटता था। एक दिन उसके बेटे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। रीतू ने विवेक को कई बार उठाने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने कहा, बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। अगले दिन भी डॉक्टर के पास जाने से विवेक ने साफ साफ मना कर दिया और बोला कि अकेली चली जाओ। इससे रीतू और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। रीतू अकेली ही ऑटो में बैठकर अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गई।
उसने अब इस सब को अपनी किस्मत मान लिया था। समय धीरे धीरे गुजर रहा था, लेकिन आज तो पेंट की वजह से विवेक ने अपना आपा ही खो दिया था और मारपीट पर उतर गया था, जिससे उसका बेटा पूरी तरह से डर गया था और कांप रहा था। रितु सोचने लगी, आखिर कैसे मैं अपने बच्चे को, अपने आप को ऐसी जिंदगी से छुटकारा दिलाऊंगी। फिर उसने अपना फ़ोन उठाया और उस पर आए हुए मैसेज पढ़ने लगी। उसकी सभी सहेलियां साल में एक बार मिलती थी, लेकिन रितु अपने पति के डर की वजह से उनसे मिलने से मना कर देती थी। लेकिन इस बार तो रितु ने अपनी सहेलियों से मिलने का मन बना लिया था। 3 दिन के बाद आज गेट टुगेदर था। विवेक के जाने के बाद रितु भी तैयार होकर अपने बेटे के साथ घर से निकल गई और अपनी सहेलियों से मिलकर बहुत खुश हुई। उसे देखकर उसकी सहेलियां बोली, रितु तुम्हें क्या हो गया है? तुम कितनी सुंदर थी, लेकिन अब तो तुम्हारे चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं है। आखिर क्या हो गया है? तुम्हारी तो चेहरे की रौनक ही गायब हो गई है। पहले तो रितु ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब उसकी गर्दन पर उसकी सहेलियों ने निशान देखे तो वह पूछ बैठी, अरे रितु, यह निशान कैसे हैं? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे साथ मारपीट की गई है। उनकी इतना कहते ही रितु की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने अपनी आप बीती अपनी सहेलियों को बता दी। उसकी बातों को सुनकर उसकी सहेलियों ने कहा, रितु तुम अपने साथ साथ अपनी बेटे की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रही हो और तुम अपनी नौकरी छोड़कर और अपने हिटलर पति की बात मानकर जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। तुम कितनी पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर भी कैसे इतना अन्याय बर्दाश्त कर सकती हो? लेकिन उनकी बातों का रितु के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी। फिर घर जाते हुए मेनका ने रितु को उसके घर छोड़ दिया और उसे कहा, अगर मेरी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। घर जाकर रितु के दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने देखा कि उसका पति अभी घर नहीं आया था। उसने सुकून भरी सांस ली, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता तो शायद आज उसकी फिर से सामत आ जाती। अगले दिन जब रितु नाश्ता बना रही थी तो उसकी जेठानी विवेक को बोली, देवर जी अपनी पत्नी को काबू में कर लीजिए। यह कल पूरा दिन घर से गायब थी। आखिर गई कहाँ थी? पता नहीं कहाँ कहाँ मटर गश्ती करती फिरती है। मैंने ही घर के सभी कामों को कल किया है। तुमने अपनी पत्नी को कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है। लेकिन देवर जी, मैं तो आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आपकी पीठ पीछे आपकी पत्नी क्या क्या करती है। यह बात सुनकर विवेक किचन में जाकर रितु के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर लाया और कहने लगा, मुझे बिना बताए आखिर घर से बाहर जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिर किससे मिलने जाती है मेरे चले जाने के बाद? विवेक, मैं तो अपनी सहेलियों से, इतना कहकर वह दर्द से चिल्ला रही थी। आइंदा से अगर मुझसे बताए बिना घर से बाहर कदम रखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। फिर वह जल्दी से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उसे ज़मीन पर पटक दिया। आज तो वह नाश्ता किए बिना ही चला गया था। रितु दर्द के मारे तड़प रही थी, लेकिन उसके मन में जो बातें चल रही थी उसने उसे और हिम्मत दी और सोचा कि अब वह अपने और अपने बेटे के लिए एक निर्णय जरूर करेगी। वह अपने बेटे की ज़िंदगी को नरक नहीं बनने देगी। अब उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने सोच लिया था कि अब वह अपने पैरों पर खड़ी होगी और आत्मनिर्भर बनेगी। उसने बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। उसने नौकरी ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन असफल रही। फिर एक दिन दरवाजे पर एक दस्तक हुई। रितु ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने विवेक खड़ा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। रितु ने उस लिफाफे को अपने कमरे में जाकर खोला। उसमें लिखा एक एक शब्द पढ़कर वह टूट गई थी। तलाक, रितु ने कांपते हुए कहा। यह क्या है? विवेक ने कहा, यह है तलाक के पेपर, और यह भी समझ लो कि मेरा बेटा मेरे ही पास रहेगा, क्योंकि तुम तो कुछ करती ही नहीं हो, ना ही उसे पालने के लायक हो। रितु अपने नन्हे से बेटे की तरफ देखकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू झड़ी बनकर बरस रहे थे। उसने एक बार तो सोचा कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने आप को बहुत मजबूत बनाने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर मैं हार गई तो यह मेरे बेटे के भविष्य को बर्बाद कर देगा। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा।
उसने बड़ी ही धीरज से काम लिया और सोच विचार करने लगी। फिर उसने अगले दिन अपनी सहेली को फ़ोन किया कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। यह कहते हुए उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। मेनका ने पूछा, क्या हुआ है? विवेक ने मुझे तलाक देने के बारे में सोच लिया है और मेरे बेटे को भी मुझसे दूर करना चाहता है। मैं उसके बिना कैसे रहूँगी? इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम मेरे लिए एक किराए का घर ढूंढ दो। देखो रितु, तुम मेरे घर में ही मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें किराए के घर में नहीं रहने दूंगी। मेनका, अगर मैं तुम्हारे घर रही तो विवेक मेरे ऊपर और मेरे चरित्र पर उंगली उठाएगा और मुझे कोर्ट में चरित्रहीन कहकर भी बोल सकता है। इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई घर ढूंढ देती हूँ, तुम चिंता मत करो। मेनका ने अपने घर के पास में ही उसके लिए एक घर ढूंढ लिया था। रितु अपने बेटे को लेकर चुपचाप वहां से निकल गई। घर जाकर विवेक ने रोज की तरह जब रितु को आवाज़ लगाई तो उसे कोई भी उत्तर नहीं मिला। घर में सन्नाटा था। उसने किचन में जाकर भी देखा, फिर अपने कमरे में भी गया, लेकिन वहाँ भी रितु नहीं थी। फिर उसने टेबल पर एक चिट्ठी रखी देखी जिसमें रितु ने लिखा था, विवेक, तुमने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। तुमने मुझे बहुत दर्द दिया है। मैं तुम्हारी हर दर्द को चुपचाप सहती रही, लेकिन अब और नहीं। लेकिन मैं अपना बेटा तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। मैं इसका भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगी। इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। चिट्ठी को पढ़कर विवेक पूरी तरह गुस्से से पागल हो गया था और गुस्से से लाल पीला होकर जल्दी जल्दी से तलाक के कागज तैयार करवाने लगा। सभी लोग सो चुके थे। किसी ने आज उसे खाना भी नहीं पूछा था, इसलिए अपने आप रसोई में जाकर खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। आज उसने कई साल बाद ठंडा खाना खाया था, क्योंकि गरम गरम खाना खिलाने वाली आज उसकी पत्नी रितु नहीं थी। अगले दिन सब कुछ सामान्य ही था, लेकिन रोज की तरह विवेक की गुस्से भरी आवाज़ घर में नहीं गूंज रही थी। वह भी अपनी अकड़ की वजह से रितु को फ़ोन नहीं कर रहा था और ना ही उसका ध्यान अपने काम में लग रहा था, जिसकी वजह से उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। रितु अपने किराए के छोटे से घर में अपने बेटे के साथ रहने लगी थी। उसने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया, क्योंकि उसके बेटे के भविष्य का सवाल था। लेकिन पैसों की तंगी हर दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसने फिर से नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। फिर उसकी सहेली मेनका बोली, देखो रितु, तुम एक काबिल लड़की हो। मेनका, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? अगर बाहर दरवाजे बंद हैं तो तुम खुद अपनी किस्मत लिख सकती हो। तुम कुछ भी कर सकती हो। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वह किसी भी प्लेटफॉर्म से अपनी पहचान बना सकते हो। क्यों ना तुम सोशल मीडिया पर काम करो। मेरी बात पर ध्यान जरूर देना। रितु ने कहा, तुम्हारी बात तो सही है। मुझे इस बारे में ज़्यादा पता तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। अब तो वह रोज़ रोज़ अपने फ़ोन से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के टॉपिक ढूंढने लगी थी, क्योंकि परीक्षाएं भी नज़दीक आ रही थी। दोनों सहेलियों ने मिलकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ ऑनलाइन पढ़ाने लगी थी। वह बड़ी ही सरलता से बच्चों को पढ़ा रही थी। जब वह अपनी वीडियो अपलोड कर रही थी तो थोड़ा डर रही थी। फिर उसकी सहेली ने कहा, तुम चिंता मत करो, देखना तुम्हारी वीडियो वायरल जरूर होगी, क्योंकि तुम्हारे पढ़ाने का अंदाज अलग है। उसके बाद तो लोगों को उसके वीडियो अच्छे लगे और कमेंट भी आने लगे और टॉपिक भी मिलने लगे। कुछ नहीं तो धन्यवाद देते हुए कहा, आपकी वजह से हमारे बच्चे को अच्छी नॉलेज मिल रही है। यह देखकर उसकी आंखों में चमक आने लगी। फिर उसने बड़ी ही आत्मविश्वास के साथ काम करना शुरू कर दिया। वह लोगों की परवाह न करते हुए अपना काम करने लगी। धीरे धीरे उसके साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ गए। अब तो उसकी आमदनी भी होनी शुरू हो गई थी, जिससे उसने अपने बेटे का भी एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। दूसरी तरफ उसके ससुराल में माहौल बदल रहा था। उसकी जेठानी रसोई में बर्तनों को पटकती हुई बड़बड़ाती रहती थी। जब उसका देवर कहता, भाभी खाना नहीं बना क्या, तो वह गुस्से से कहती, सबने मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है, आखिर कितना काम करूं। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक उस घर में रितु थी। तभी उसकी सासू माँ ने आवाज़ लगाई, बहू मुझे दवाई दे दो। तो उसकी जेठानी कहने लगी, यह सब मेरे बस की बात नहीं है। विवेक की माँ विवेक को कहने लगी, देख क्या
हो रहा है, रितु को वापस लेकर आ जा, इससे पहले कि यह घर पूरी तरह नरक बन जाए। तो विवेक भड़क गया। वह अपने आप इस घर से गई है, इसलिए खुद ही आएगी, मैं उसे लाने वाला नहीं हूँ। माँ, आप चिंता मत करो, थोड़े दिन बाद उसकी अकल ठिकाने जरूर आ जाएगी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बड़ी बहू जाकर दरवाज़ा खोला और विवेक को आवाज़ लगाने लगी, देखो तुम्हारे लिए क्या आया है। देखो, रितु ने तलाक के कागज़ साइन करके भेजे हैं। कागज़ देखते ही विवेक के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रितु इतना बड़ा कदम भी उठा सकती है। उसने कोर्ट में बोला कि विवेक उसके ऊपर कैसे हाथ उठाता था और उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता था। तो दूसरी तरफ से वकील बोला, लेकिन आपने इतने सालों में तो कभी यह शिकायत नहीं की, अब अचानक से यह सब क्यों? क्योंकि मैं अपनी शादी को निभाना चाहती थी, लेकिन अब मेरी सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मजबूरी में मुझे यह सब करना पड़ा। इसके लिए मुझे इन सब ने ही मजबूर किया है। फिर विवेक के वकील ने रितु पर चरित्रहीन और एक लापरवाह माँ होने और खुद घर छोड़कर जाने का आरोप लगाया। और एक लापरवाह माँ को बच्चों की कस्टडी नहीं दी जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ रितु ने सभी सबूत को और उसके साथ हुई घरेलू हिंसा को साबित कर दिया था। और जब उसके बेटे को कोर्ट में बुलाया गया तो वह अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर ही अंदर आया। और फिर जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, मैं अपनी मम्मी के साथ ही रहना चाहता हूँ। पापा तो मम्मी को बहुत मारते थे, उनके ऊपर चिल्लाते भी थे। मुझे अपने पापा से बहुत डर लगता है, मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता हूँ। मेरे पापा बहुत बुरे हैं। अपने बेटे की बात को सुनकर विवेक सबके सामने बहुत शर्मिंदा हुआ। रितु ने रात दिन मेहनत करके एक छोटा सा घर भी ले लिया था। एक दिन पहले रितु के पास विवेक का फोन आया कि वह मिलना चाहता है, लेकिन रितु ने साफ साफ मिलने से मना कर दिया। जब उसने अंतिम बार मिलने को कहा तो रितु मिलने के लिए तैयार हो गई। लगभग आधा घंटा वह उसके घर के बाहर खड़ा रहा। फिर उसके घर की बैल बजाई तो रितु ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने को कहा। उसने अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। रितु ने सीधा पूछा, क्या बात करनी थी? विवेक ने कहा, रितु, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारे बिना मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। तुम्हारे बिना मैं बिखर गया हूँ। माँ भी बीमार हो गई है, भाभी रोज़ रोज़ सुनाती है, और मेरे बेटे के दिल में मेरे लिए जो कुछ भी है उससे मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अच्छा, अब अगर तुम्हारे जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है तो अब तुम्हें हमारा ख्याल आया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम यह तलाक का मामला छोड़कर मेरे साथ मेरे घर चलो। अब सब कुछ फिर से शुरू करते हैं। एक बार हमारे बेटे के बारे में भी तो सोचो। उसे अपनी माँ के साथ साथ पिता की भी ज़रूरत है। हाँ, यह तो तुमने सही कहा, लेकिन यह कैसे? एक ऐसे पिता की जो उसका आदर्श बने, ना कि एक शराबी पिता की। मुझे पता है रितु, मैंने बहुत गलतियाँ की है, लेकिन मुझे एक मौका देकर देखो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। रितु ने कहा, माफ़ करने का सवाल तो तब होता जब तुमने कोई गलती अनजाने में की होती, लेकिन तुमने तो सब कुछ जानबूझकर किया था। इसलिए अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। अब तुम जा सकते हो। विवेक एक नज़र अपने बेटे की तरफ देखकर भारी मन से घर से निकल गया, क्योंकि उसके पास कहने के लिए अब और कुछ नहीं था। तभी तो कहते हैं, जब एक औरत अपने पर आती है तो दुनिया के लिए मिसाल बन जाती है और अपने हक और सम्मान के लिए कुछ भी कर गुजरती है। रितु ने यह साबित कर दिया था कि सभी को अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का हक है। वह किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है कि जब चाहे खेल लिया और जब चाहे फेंक दिया। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।